अब हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 7, और अध्याय नंबर 7 में दिया हुआ है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता अर्थात इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जीवों में विविधता, यहाँ पे विविधता जो शब्द है इसका क्या अभिप्राय समझते हैं हम कि विविधता आखिर होती क्या है, किस चीज को हम विविधता कहते हैं। तो विविधता का मतलब होता है विविधता। विविधता को ही हम असमानता या इसी को हम बोलते हैं विभिन्नता या इसी को मैं बोलता हूं अंतर। तो इस प्रकार से विविधता का मतलब क्या होता है, असमानता, विभिन्नता या अंतर। अर्थात हम अपने आसपास रोज कितने जीवों को देखते हैं, असंख्य जीव हमारे आसपास पाए जाते हैं जिसकी कि हम नंबरिंग या उसको हम गिन भी नहीं सकते। इतने प्रकार के जीव हम सुबह से लेके शाम तक हमारे चारों ओर, हम जंगल में जाते हैं वहाँ अलग जीवों को देखते हैं, हम तालाब में जाते हैं वहाँ अलग जीवों में देखते हैं, हम आकाश की ओर देखते हैं वहाँ पे हम उड़ने वाले जीवों को देखते हैं, हम सतह पे रहने वाले कुछ जीवों को देखते हैं, कुछ जमीन पे रेंगने वाले जीवों को देखते हैं, कुछ दीवारों के ऊपर चढ़ने वाले जीवों को देखते हैं। तो हमारे आसपास जो है वह असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, और इतने सारे जीव होने के बाद भी कोई भी जीव एक दूसरे से समानता नहीं रखते। अर्थात मैं यह कह सकता हूँ कि प्रत्येक जीव जो होता है वह अद्वितीय होता है, कि उस एक जीव के समान दूसरा जीव नहीं होता है। ये समानता या असमानता कम ज़्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से एक जीव दूसरे जीव रूप से प्रतिरूपी या उसकी कॉपी नहीं हो सकता है। अर्थात उसमें कुछ न कुछ अंतर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आज आप अगर आप में और आपके मित्र में अगर आप तुलना करते हो तो आपको क्या कुछ दिखाई देता है। जैसे आप और आपके मित्र की बात कर रहा हूं मैं, कि क्या आप दोनों की ऊंचाई बराबर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऊंचाई की। क्या आपकी नाक और आपके मित्र की नाक एक जैसी है? क्या आपकी हथेली आपके मित्र के जैसी है? क्या आपका रंग जो है वह आपके मित्र के रंग के समान है? तो आप यहाँ पाओगे या यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें हो सकता है कि इसमें से कुछ समानता मिले, लेकिन हो सकता है कि वहीं पे हमें कुछ यहाँ पे असमानता या विभिन्नता भी मिले, या उसमें कुछ अंतर भी मिले। हो सकता है कि आपके और आपके मित्र की ऊंचाई बराबर हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी नाक का जो या आपका जो नाक नक्शा है वो आपके मित्र से थोड़ा सा अलग हो, या आपकी हथेली और आपके मित्र की हथेली हो सकती है बराबर भी हो सकती है, या तो आप कुछ उसमें अंतर भी हो सकता है कि हथेली छोटी बड़ी हो सकती है, या रंग रूप में कुछ अंतर हो सकता है, या हो सकता है कि समान भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ऊंचाई, नाक, हथेली और रंग और भी कई सारे अंतर हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ उदाहरण के तौर पे ये समझना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जीव जो होता है वह एक अद्वितीय होता है। अर्थात पूरे उसके गुण, आकार, आकृति या हर जो अंतर होता है वह एक रूप न होके कुछ न कुछ उसमें आपको विषमता, अंतर या विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो यदि हम ऐसी ही तुलना अगर हम अपने मित्र की और अपनी तुलना अगर किसी बंदर से करते हैं, देखो मानव का एक अलग समूह हो गया, अब अगर एक जंतुओं का समूह हम लेते हैं, मान लो हम बंदर की तुलना हम में और अपने मित्र से करते हैं, तो आप क्या देखोगे कि बंदर और हम में और हमारे मित्र में कुछ विषमताएं कुछ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका रंग रूप हमसे अलग है, उनका हाव भाव हमसे अलग है, उसका भोजन हमसे कुछ अलग टाइप का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे समूह बढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं आपको
बढ़ते हुए नजर आएगी। यदि वहीं पे हम अपनी तुलना, अपने मित्र की तुलना बंदर और गाय से भी करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो बंदर और गाय है उसमें हमसे ज़्यादा कुछ समानताएं होगी, क्योंकि हमारी और हमारे बंदर, हमने अपने बंदर के साथ में जो तुलना की उसमें हमें कुछ ज़्यादा विषमताएं दिखाई दी। और वहीं पे अगर गाय और बंदर की तुलना करते हैं तो हो सकता है कि दोनों में कुछ समानता होगी और कुछ असमानताएं होगी। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे समूह बनते हैं तो कुछ समूह ऐसे होते हैं कि जिनमें आपस में समानताएं ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं पे अगर हम उसकी तुलना दूसरे समूह से करते हैं तो उसमें हमें कुछ विषमताएं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवों में विविधता पाई जाती है, वह चाहे उसके रंग रूप को लेके हो या उसकी संरचना को लेके हो, चाहे उसके खान पीन को लेके हो या उसके रहने के हिसाब से, या बोल सकते हैं कि आवास निवास के संबंध में अंतर हो। तो कहीं ना कहीं हमें उनमें अंतर या उसमें विषमताएं हमें देखने को मिलती है। कुछ समानताएं होती है और कुछ विषमताएं होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसार के प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ दूसरे जीवों से विषमताएं हमें देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं हम जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यह इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवों में कुछ न कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है। अब हम कुछ प्रायोगिक, या ये बोल सकता हूं कि मैं कुछ क्रियाकलापों के द्वारा भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे देसी और जर्सी गाय के बारे में तो सुनी रखा है। एक हम जो दूध देने वाले, हम घरों में भी हमारे यहाँ पे पालतू जानवर होते हैं, तो यहाँ पे इन दो जानवरों की हमें तुलना करना है। कौन सा? एक देसी और एक जर्सी गाय की तुलना करना है। देसी गाय जो कि यह हमारे देश की प्रमुख गाय होती है, इसको हम देसी गाय बोलते हैं। और जर्सी गाय जो होती है यह हाइब्रिड प्रकार की होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या एक देसी गाय जर्सी गाय के जैसे दिखाई देती है। दूसरा दिया हुआ है क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखाई देती है। तीसरा, क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे और हमारे पहचानने का आधार क्या होगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। क्या है एक देसी गाय जर्सी गाय के जैसी दिखाई देती है। तो हम यहाँ पे क्या अवलोकन निकालेंगे, क्या अवलोकन करते हैं और क्या इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे। कि हम अवलोकन करते हैं कि देसी गाय जो होती है वह जर्सी गाय के जैसे हमें नहीं दिखाई देती है। कुछ इनके शारीरिक संरचना में कुछ अंतर होते हैं। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे हम अवलोकन निष्कर्ष में कि हमें देसी गाय और जर्सी गाय एक जैसे नहीं दिखाई देती है। क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखाई देती है। तो बिल्कुल दिखाई देती है। सभी देसी गाय लगभग एक जैसी दिखाई देती है। लगभग लगा रहा हूँ क्योंकि 100% समानता तो किसी भी जीव में नहीं होती, लेकिन कुछ अधिक समानता इसमें हमें देखने को मिलेगी। क्या हम देसी गायों के झुंडों में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे। बिल्कुल अलग से ही दिखेगी हमें, हम बिल्कुल पहचान सकते हैं कि यह देसी गाय है और ये जर्सी गाय है। क्या होता है कि जो जर्सी गाय होती है उसमें ऊपर जो पीठ के पास में उसमें एक कुबड़ नहीं होता, जिसको हम हम्प बोलते हैं। वो जैसे देसी गाय होती है तो इस प्रकार से क्या होता है, वहाँ पे हम्प या कुबड़ होता है, जो कि जर्सी गाय में यह अनुपस्थित होता है। अर्थात इसकी शारीरिक संरचना में कुछ अंतर होता है। हम देखते से ही झुंड में बता पाएंगे कि यह देसी गाय है और ये जर्सी गाय है। हमारे पहचानने का आधार क्या होगा।
हमारे पहचानने का आधार जो होता है वह उसकी शारीरिक संरचना और बनावट से हम उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि हमें जो देखने में विभिन्नता दिखाई देगी वही हमारे पहचानने का एक आधार होगा। तो कहने का मतलब है कि अवलोकन और निष्कर्ष में हमें यहाँ पे एक जो देसी गायों में अधिक समानताएं दिखाई दी, जर्सी गाय और देसी गाय में कुछ हमें विषमताएं दिखाई दी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देसी गाय लगभग एक समान दिखाई देती है, जबकि जर्सी गायों में कुछ न कुछ यहाँ पे हमें विभिन्नता या उसके शारीरिक संरचना में यहाँ पे हमें विषमताएं या विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। तो इसका अभिप्राय है कि संसार के प्रत्येक जीव की एक पहचान होती है। क्या कहा कि संसार के प्रत्येक जीव की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, जो संसार के अन्य जीवों से उसको अलग करती है। अर्थात प्रत्येक जीव, कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीव जो होता है वह अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब तो सभी जानते ही हो। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। जैसे रावण की बात करें, रामायण में आपने देखा होगा कि जो रावण था वह एक अद्वितीय पर्सनालिटी थी, क्योंकि उसके जैसे शक्तिशाली, उसके जैसे पारंगत वीरता ये किसी के पास नहीं थी। उसके पास इतने अस्त्र शस्त्र और वह एक बहुत ही बलवान व्यक्ति था, तो उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। वो अद्वितीय कहते थे ना कि रावण जो है वह अद्वितीय था, उसके जैसे कोई दूसरा नहीं था। उसी प्रकार संसार में भी जो प्रत्येक जीव होता है वो अद्वितीय ही होता है। 100% या मैं बोल सकती 100% समानता वो संसार में किसी भी जीव में नहीं पाई जाती है। कुछ न कुछ उसमें अंतर जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह क्रियाकलाप हो गया। अब आगे हम और देखें, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे विचार करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं कि संसार में या पृथ्वी पर कितने प्रकार के समूह पाए जाते हैं और इसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं होती है। तो हम कुछ यहाँ पे समूहों को यहाँ पे लिखते हैं और तथा उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार की विभिन्नताएं होती है। आपने ऊपर आकाश में उड़ने वाले कुछ पक्षियों के समूहों को देखा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह। आपने कुछ जीव ऐसे देखे होंगे जो कि जमीन के ऊपर रेंगते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि रेंगने वाले जीवों का समूह, रेंगने वाले जीवों का समूह एक अलग हो गया। इसके अलावा आपने हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखा होगा, इनकी एक अपनी एक विशेषता होती है, तो एक पौधों का समूह हो गया। पेड़ पौधे लिख सकते हैं, पौधों का समूह। आपने हमारे आसपास और भी एक बहुत बड़ा, अगर मैं तालाब में जाता हूँ या आप कभी तालाब गए होंगे या कभी नदी पे गए होंगे, तो वहाँ पे आपको पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देंगी। ये भी एक बहुत बड़ा जीवों का समूह है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मछलियों का समूह, मछलियों का समूह। तो इस प्रकार कई सारे जीवों का समूह होता है। आपने कुछ जीव ऐसे देखे होंगे जो कि दूध देते हैं, हमारे घर में प्रतिदिन दूध आता है सुबह सुबह, तो वह भी कहीं ना कहीं जीव के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो जो कुछ जीवों का ऐसे समूह होता है जिनकी जो मादा समूह होता है उसमें वह दूध देते हैं, तो एक दूध देने वाले जीवों का समूह लिख देता हूँ, दूध देने वाले जीवों का समूह। देखो मैं किसी न किसी रूप से उसको एक समूह के रूप में विभक्त कर रहा हूं। कुछ आपने देखा होगा कि अगर आप कभी खेत में गए होंगे या किसी बगीचे में आपने देखा होगा कि पौधों के ऊपर या फूलों के ऊपर कुछ छोटे छोटे कीट, या उसको हम कीट पतंगे कहते हैं, वह मंडराते हुए देखे होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा समूह है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कीटों का समूह, कीटों एवं पतंगों। इसमें क्या होती है, पतंगे होती है, इनका एक समूह। आपने कुछ जीव ऐसे देखे क्या दिखते ही नहीं है, तो उसको हम देख ही नहीं सकते। हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बताया जाता है कि आपको तो एक वायरल फीवर हो गया,
या ये बोलते हैं कि आप में किसी जीवाणु का इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण आप बीमार हो गए, तो तब हमें पता चलता है कि कुछ जीव ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं सकते कि हमारे शरीर में वो कब इंटर किए और हम बीमार हो गए, तो वह एक सूक्ष्म जीवों का एक समूह हो गया। तो ऐसे भी समूह है जो कि हमारे नेकेट या खुली आंखों से हम देख ही नहीं सकते, तो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीवों का समूह। देखिए कितने प्रकार के समूह लिख दिए हमने। यहाँ पे एक पक्षियों का समूह लिख दिया, यहाँ पे कई प्रकार के पक्षी आपने देखे होंगे जो हमारे घरों में जनरली पाया जाता है। तोता, आपने घरेलू चिड़िया जरूरी देखी होगी, ये आपने आसपास ही देखी होगी। आपने कौवा देखा होगा, इस प्रकार आपने कबूतर देखा होगा, आपने बाज देखा होगा। तो ये सब क्या है, पक्षियों का एक समूह बनाता है। कुछ रेंगने वाले जीव आपने देखे होंगे, जैसे सांप, बड़ा ही क्या होता है, खतरनाक जीव होता है। देखते से ही मन में क्या होती है, घबराहट होने लगती है, क्योंकि जहरीले प्रकार का होता है। इनके दंश से व्यक्ति की जान तक भी जा सकती है। अधिकतर सांप वैसे विषहीन होते हैं। सांप, छिपकली, कछुआ, ये क्या है, रेंगने वाले जीवों में आते हैं। पौधों में कई प्रकार के आपने छोटे बड़े पौधे, पेड़ पौधे आपने देखे ही होंगे, तो वो सब क्या बनाते हैं, पौधों का समूह। गुलाब का फूल, कमल का पेड़, गुलाब का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, ये सब क्या आते हैं, इसमें पौधों का एक समूह बनाते हैं। मछलियों का एक समूह। आप अगर तालाब, नदी में जाओगे या एक्वेरियम में जाओगे तो वहाँ पे हमें कई सारी मछलियाँ, छोटी से लेके बड़ी मछलियों तक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि मछलियों के समूह का निर्माण करती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूध देते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाय, बकरी, है ना, इस प्रकार के जीव जो कि दूध देने वाले जीवों का एक समूह बना लेते हैं। तो कुछ कीटे पतंगे, छोटे छोटे कीट पतंगे आपने देखा होगा जो कि पेड़ पौधों के ऊपर मंडराते रहते हैं, तो ये एक प्रकार का समूह। कुछ जीव सूक्ष्म, जैसे जीवाणु, अमीबा, ये क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब हम इनमें कुछ विभिन्नताओं को यहाँ पे हम देखते हैं। किसके, क्या इन सभी जीव आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? आपको इसमें कुछ आधार पे हमें इसमें विभिन्नता को हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या सभी जीवों का आकार एक जैसे है, क्या सभी जीवों की हमें आकृति एक जैसी दिखाई दे रही है, क्या सभी जीवों का भोजन प्रकृति जो होती है वो एक समान है, क्या इनका आवास एक जैसे है, क्या इनका जीवन काल एक जैसे, क्या एक जैसे सभी लोग जीते हैं, कोई कि 100 साल की फिक्स लाइफ है या 50 साल की फिक्स लाइफ है या 10 साल की फिक्स लाइफ है। तो हमें देखने को मिलता है कि इनमें कई सारी विभिन्नताएं, अलग अलग जीवों की एक अपना अलग अलग विशेषता होती है। उनको जीवन यापन से लेके उनके गुणों में तक का भी अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं आकार की, तो हमें इसमें से कुछ जीव आपको ऐसे दिख जाएंगे जिनका आकार एकदम सूक्ष्म होता है, जो हमारी खुली आंखों से भी नहीं दिखाई देते हैं। जैसे मैं जीवाणु की बात कर रहा हूं कि इसका आकार कुछ माइक्रोमीटर का ही होता है, जो कि हमारी खुली आंखों से भी नहीं दिखाई देता, इतना यह सूक्ष्म जीव होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि जो चीड़ का पेड़ होता है या जो रेडवुड का जो पौधा होता है, उसकी लंबाई जो होती है वह 100 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 100 मीटर, इतना लंबा होता है। तो ये जो हमारी खुली आंखों से भी तक नहीं देखता। और यहाँ पे एक जीव ऐसा है जो कि कितना है, रेडवुड। ये पौधा, इसकी लंबाई लगभग 100 मीटर तक होती है। वही आपने देखा होगा कि जो नील व्हेल होती है, ये मछली इतनी बड़ी होती है कि कम से कम 30 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। तो यहाँ पे आपको आकार में इतनी विषमताएं दिखाई दे रही है, और सभी में तो है ही, हम तो एकदम छोटे और बड़े की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी हम आकृति की बात करते हैं। क्या सभी जीवों की आकृति एक समान दिखाई देती है?
आकृति का मतलब उसका जो संरचनात्मक ढांचा है, वह जिनका उनका आकार है, वह क्या वो आकृति क्या एक जैसी है, मतलब आकृति का या एक जैसी दिखाई दे रही है? तो नहीं, कुछ जीवों की आकृति यहाँ पे निश्चित है, अर्थात वो देखने में उनके समूह के समान एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनकी आकृति बदलती रहती, जैसे अमीबा। अमीबा का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, बल्कि वह बदलते रहता है, वह अपने आकार को कई बार दिन में बदलता है। तो उनकी आकृति में भी अंतर है अलग अलग समूहों के साथ में, या इसकी आकृति निश्चित नहीं है। और कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी आकृति जो होती है वह निश्चित होती है। वही अगर मैं बात करूं हम भोजन पद्धति को लेके करते हैं, तो यहाँ पे कुछ जीव ऐसे आपको दिखाता हूं कि जो कि अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। यहाँ पे जो पौधे हैं यह अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, क्योंकि पौधों में जो पत्तियां होती है उसमें एक क्लोरोफिल नामक लवक पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ पे भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। जबकि बाकी समूह जितने भी होते हैं पौधों को छोड़ के, वह दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इसमें से भी कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे जो हमने एक जैसे मानव की बात करें, तो मानव क्या है? एक सर्वाहारी जीव है। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसमें जो ये दिया हमने उसे दूध देने वाले समूह, इसमें गाय, बकरी, हिरन, ये सब क्या है? ये ऐसे जीव है जो कि दूध देते हैं। भैंस, तो इनमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो है यह क्या है? शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि मानव जो होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन वह सर्वाहारी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ कि कुछ जीव ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे इसी में कि वह सिर्फ मांसाहारी होते हैं, अर्थात वो मांस के अलावा कुछ भी नहीं खाते। जैसे हम शेर की बात करें, शेर क्या करता है? यह मांसाहारी होता है। तो उनके भोजन पद्धति के आधार पर भी हमें यहाँ विभिन्नता मिल रही है। अगर हम बात करें कि इनके आवास की, तो आवास भी इनका अलग अलग होता है। कुछ हवा में उड़ने वाले जीव होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले जीव होते हैं, कुछ सतह पे रहते हैं। तो इनका आवास भी जो है वह अलग अलग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनके जीवन की, या इसकी जो लाइफ होती है, या इनका जो जीवन काल होता है, यहाँ पे भी हमें स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। एक और जहाँ पे मच्छर जो होता है, कहा मच्छर एक कीटों का एक समूह जो मच्छर होता है, उसकी लाइफ जो होती है ऐसे कुछ लगभग 8-10 दिन की होती है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि जो चीड़ का पेड़ होता है, वह चीड़ के पेड़ की जो लाइफ होती है या उसका जो जीवन काल होता है वह साल होता है। चीड़ का पेड़ कितना होता है? यह 1000 साल तक यह जीता है। तो इनके लाइफ में या जिसके जीवन काल में भी हमें कई सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न जीवों में इस प्रकार की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, चाहे वह उनके आकार को लेके हो, या उनकी आकृति को लेके हो, या उनकी भोजन पद्धति को लेके हो, या उनके आवास को लेके हो, या उनके जीवन काल को लेके हो, या उनके रंग रूप को लेके हो। तो यहाँ पे हमें कई सारी विभिन्नताएं या विषमताएं या अंतर हमें देखने को मिलते हैं। इसी को तो बोलते हैं जीवों में विविधता। अब हमने समझ चुके हैं कि समूहों में भी किस प्रकार की विभिन्नता रहती है, उनके आवास को लेके, उनकी आकृति को लेके और उनके आकार को लेके कई प्रकार की विभिन्नताओं को हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जो जीव होते हैं, यह अगर मैं संख्या की बात करूं तो 1.4 मिलियन जीवों को पहचान हो चुकी है। कितनी? 1.4 मिलियन, अर्थात हम बोल सकता कि 14 लाख जीवों की पहचान हो चुकी है। और मज़े की बात तो ये है
कि 80% जो पौधे हैं या पादप है, इनकी पहचान होना अभी बाकी है। हमें दिखते तो है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये किस समूह का पौधा है, इसका क्या कौन सा स्थान दिया हुआ है, क्योंकि इसकी अभी खोज होना बाकी है। तो इतने जीव जंतु, इतने प्रकार की जीव जंतु है कि इनको हमें संख्या में रूप में यहाँ काउंट करना या उसको बताना बड़ा ही असंभव सा है। और हमारे इस प्रकार की जो विभिन्नताओं की बात कर रहा हूँ कि यह विभिन्नताएं एक दो दिन में नहीं हुई, बल्कि यह लाखों करोड़ों वर्ष का परिणाम है जो आज हम इस विभिन्नता को देख रहे हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष से हम यहाँ पे ये विभिन्नताएं होती आई है। कितनी? 3.5 अरब वर्ष। ऐसा माना जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है एक आज से 1.3 अरब वर्ष पहले हुई होगी। तो यह विभिन्नता का जो आज हम रूप देख रहे हैं वह विकसित होने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। आज यह उसी का परिणाम है कि हम इतनी सारी विभिन्नताओं को देख पा रहे हैं। आज संख्या में इतने ज़्यादा जीव है कि इनको एक एक करके अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी आपसी समानता या असमानताओं के आधार पे इनको हम विभाजित करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि इनको आपसी समानताओं के आधार पे उनके विभिन्न वर्गों और समूह का अध्ययन करना हमें आसान होगा। क्योंकि जीव जंतु इतने ज़्यादा संख्या में है कि इनको एक एक करके मैं इनको तुलना करके इनकी समानता और असमानताओं को अलग तो नहीं कर सकते हैं। इनको क्या करेंगे, इनके कुछ ऐसे आपस में समूहों के ऐसे आपस में ऐसी कुछ समानताएं होती है, तो उनके आधार पे विभिन्न वर्गों एवं समूहों का अध्ययन करना आसान होगा। इसका आधार क्या होगा, उनके आपस में जो समानताएं होती है, आपसी समानताएं होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि यह ग्रुप है और ये समूह में कुछ आपस में इनकी समानताएं होती है, तो उस समानताओं के आधार पे हम इस विभिन्न वर्गों एवं समूह का अध्ययन करने का हमें आसानी प्राप्त होगी। जीव तो इसको हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि जीवों की विविधता का प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जीवों का सुविकसित या क्रमबद्ध तरीके से हमें सजाना होता है। अर्थात हम जब उसका वर्गीकरण या विविधता का हम बात करें तो विविधता को प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस विभिन्न प्रकार के जीवों का सुनिश्चित या क्रमबद्ध तरीके से उसे सजाना होता है। और हम उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको सजाते हैं। इस क्रम में हमें सुनिश्चित करना होता है कि कौन से विशिष्ट लक्षण है। देखिए, विशिष्ट लक्षण की बात कर रहे हैं, कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। देखिए क्या बात करिए कि अधिक अंतर को पैदा करते हैं, कि उनके विशिष्ट जो हर जीव का क्या होता है, एक समूह का एक विशिष्ट लक्षण होता है और जो कि जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। तो ऐसे समूह को हम अलग से रख देंगे। तो वह कुछ न कुछ उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पे, या ये बोल सकते हैं कि जो अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं उसके हम समूहों को एक तरफ रखते हैं। इस पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। और यही विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वह जीवधारियों के मुख्य समूहों का या विस्तृत समूहों का निर्धारण करेगा। और इस समूह के ऐसे छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पे होगा। देखिए, सबसे पहले हमने उसके एक विशिष्ट लक्षणों को ले लिया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि पूरे जो यहाँ पे जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं को हम कशेरुक और अकशेरुक प्राणियों में विभक्त करते हैं। तो कशेरु और अकशेरु का एक मुख्य विशिष्ट लक्षण हो गया कि एक हड्डी वाले जीव और एक बिना हड्डी वाले, इसको हम अकशेरुक बोलते हैं बिना हड्डी वालों को, और एक हड्डी वालों को हम कशेरुक बोलते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है। फिर उसमें भी कशेरुक की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कुछ छोटे छोटे समूह होते हैं। जैसे पक्षियों का एक अलग समूह हो गया, मछलियों का एक अलग समूह हो गया, कुछ स्तनधारियों का एक समूह हो गया। लेकिन मूल जो उसके विशिष्ट लक्षण है वो हड्डियाँ तो सभी में पाई जाएगी, चाहे वो स्तनधारी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वह
मछलियाँ हो तो यह एक विशिष्ट उनका एक लक्षण है। फिर लेकिन यह विशिष्ट लक्षण क्या करेगा, उनका इन सभी जीवधारियों में मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण कौन सा करेगा, यह जो उसका विशिष्ट लक्षण होता है। फिर उनके जो छोटे समूह की हम बात करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि कशेरुकी में पक्षी भी आते हैं, मछलियाँ भी आती है, और यहाँ तक कि और जो स्तनधारी होते हैं वो भी आते हैं। तो यह कुछ न कुछ उसमें जो अंतर होंगे, कुछ छोटे अंतर होंगे, तो उस अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षण होंगे। महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो गया, उसमें सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो इसलिए वो कशेरुकी है। और उसके अलावा जो छोटे अपेक्षाकृत जो छोटे अंतर है, उसके आधार पर उसको सब समूह में विभाजित कर दिया। तो यह अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पे होगा। इस प्रकार यह एक जो हम आधार बना रहे हैं क्लासिफिकेशन का, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमें सुनिश्चित करना होता है कि कौन से वह विशिष्ट लक्षण है जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। कशेरुकी और अकशेरुकी में दो मौलिक अंतर कौन सा पैदा करता है कि एक में हड्डियाँ पाई जाती है और एक में हड्डियाँ नहीं पाई जाती। ये क्या हो गए, उसके विशिष्ट अंतर हो गए, जो कि उसमें मौलिक अंतर है वह। फिर हमने उनमें देखा कि भाई कशेरुकी है, कशेरुकी में फिर हमने दो ग्रुपों को बांट, दो तीन ग्रुप जो भी है उसमें हमने पक्षियों को भी रख दिया, हमने उसको स्तनधारियों को भी रख दिया, हमने उसमें मछलियों को भी रख दिया। तो यहाँ पे कुछ न कुछ उनमें मौलिक अंतर होंगे, लेकिन जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होंगे। तो इस आधार पे उसको हमने क्या किया, उसके सब समूह में बांट दिया। छोटे समूह का बात कर रहे हैं हम कि उनको क्या किया, अब छोटे समूह में बांट दिया। तो इस प्रकार इसको हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में इस प्रकार से हम जीवों को सुव्यवस्थित रंग से क्या सजाते हैं, अर्थात उसको एक उचित स्थान हम प्रदान करते हैं, उस जीवों के समूह को एक उचित स्थान प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया हुआ है कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों कहते हैं। अभी अभी हम पढ़े कि हमें जीवधारियों का जो वर्गीकरण होता है वह क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमने उसको विविधता के आधार पर देखा कि प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ मौलिक अंतर होते हैं। उस अंतरों के कारण ही हमें वह जीवों को एक वर्गीकरण करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनको एक एक करके हम इनका अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो आंसर क्या लिखेंगे, वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है, इसलिए हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। वही बात हो गई कि विविधता जो कि कुछ न कुछ गुणों में अंतर होता है, या उनके आकार आकृति या रंग रूप को लेके, तो वहाँ पे हमें इन जीवधारियों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता